नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रोहित ने करण और स्वाति के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज प्लान किया हुआ था। तो इधर यहाँ पर अब तक अंजलि भी राजीव को बता देती है कि यहाँ पर सरला आलिशा से क्या कह रही थी कि वो एक नाजायज है। तो अब यहाँ पर राजीव भी कहता है कि वो इन सब बातों को संभाल लेगा। और इधर यहाँ पर अब महेंद्र भी धनंजय से कहता है कि वहाँ पर पेरिस में प्रजा भड़क गई है कि उनकी रहने को उनकी चिंता नहीं है। ये सारी ही बातें हो रही थी। तो इधर यहाँ पर रोहित अब स्वाति और करण के लिए एक सरप्राइज दिखाता और कहता है इस लाल कपड़े को हटाओ। यहाँ पर अब स्वाति अब रोहित से कहती है कि वो उसका केक रखा हुआ है, वो अपने हाथों से ही रोहित को केक खिलाएगी। तो इस बात पर अब अनिका कहती है ये तो गलत बात है ना माँ, मुझे तो पापा ने केक खिलाया है और आप रोहित को अपने हाथ से खिलाओगी। इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रिया भी कहती है माँ, आपको अब पापा से जलन हो रही है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है चुप चुप करो रिया, पापा की चमची कहीं की। इधर अपनी मम्मा की ये बात सुनते ही अब रिया अनिका को चिढ़ाने लगती है। तो वहीं अब रोहित कहता है अनिका, उसे खोलने में स्वाति माँ की हेल्प तो करो। ये सुनते ही अब अनिका भी स्वाति से कहती है माँ, वो जो वहाँ पर लिखा है ना वेलकम, प्लीज उसे प्रेस कर दीजिए। इधर अनिका की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा भी यहाँ पर जो वेलकम का एक बटन था उसे प्रेस कर देती है। तो वो भी यहाँ पर उस बटन के प्रेस करने से ही वो घर अब ऑटोमेटिकली चेंज होकर एक बहुत बड़ा सा पेपर बन जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि करण गुलेरिया वेड्स स्वाति मल्होत्रा। ये यहाँ पर ये सब देखकर तो अब सभी जोर जोर से क्लैपिंग करने लगते हैं। तो वहीं इधर दूसरी तरफ करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा ये दोनों ही एक दूसरे को भी हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि ये सब क्या था ये इन दोनों को भी अचानक से एकदम से समझ में नहीं आया। इसे देखकर तो मानो दोनों के दोनों को ही एक 440 वोट का एक झटका लगा हो और उनके मुंह से अचानक से ही निकल जाता है हमारी शादी। ये सुनते ही अब वहाँ पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं अब अनिका जो कि अब सेंटर में एक छोटी सी विंडो बनी हुई थी उसे खोल देती है जिसमें डेट 3 दिन बाद की थी। ये देखकर तो अब स्वाति मल्होत्रा कहती है अरे इस दिन तो श्वेता की शादी है ना, तो इस दिन हमारी ये कैसे। इस बात पर अब नानी माँ कहती है उस दिन मल्होत्रा परिवार की एक बेटी नहीं बल्कि दोनों बेटियां विदा होंगी। अब अपनी माँ की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा कहती है ये तय करने से पहले एक बार मुझसे तो पूछ लेते कि आप लोग इतना बड़ा कुछ करने वाले हैं। स्वाति की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं ऐसा क्यों कह रही हो स्वाति, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो, कहीं कोई और तो पसंद नहीं आ गया है ना इतने सालों में तुम्हें। यहाँ पर धनंजय पीरामल का साथ देते हुए अब राजीव गुलेरिया भी कहता है हाँ स्वाति, अगर ऐसा कुछ है तो देखो तुम हमें अभी से ही बता सकती हो। तुम हमें हम देखो तुम्हारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालेंगे, बस हम ऐसा कर सकते हैं कि हम डेट तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन हाँ उस समय हम दूल्हे को चेंज कर देंगे। इधर जैसे ही राजीव ने ये कहा तो ये सुनते ही अब करण गुलेरिया उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं और वो अब कहते हैं क्यों चेंज कर दोगे आप दूल्हे को, क्या खराबी है दूल्हे में। इधर करण की इस बात पर अब यहाँ पर धनंजय पीरामल और राजीव दोनों ही अब उसे चिढ़ाते हुए ही साथ में कहते हैं ये सवाल तुम अपनी होने वाली दुल्हन से पूछो ना करण, ये हमसे क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि देखो तुम्हारी होने वाली दुल्हन को ऐतराज है, हमें नहीं। हमें तो बस यार लड्डू खाने हैं, वो चाहे कैसे भी मिले। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया अब स्वाति मल्होत्रा की तरफ देखने लगते हैं। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा को तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या कहे। कुछ देर तक सोचने के बाद अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है कि शादी की क्या जरूरत है करण देखो अब क्या हमारी उम्र है क्या ये शादी करने की।
स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया भी कहते हैं, मुझसे क्या पूछ रही हो स्वाति? अपने अपने बेटे से पूछो ना, जिसे जिसे तुम अपने हाथों से केक खिलाने वाली थी। अरे मुझे भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, मुझे भी जस्ट अभी पता चला है जैसे तुम्हें पता चला है। इधर करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा रोहित की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगती है। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा को इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर अब रोहित मारवा कहता है, माँ अब आपकी तपस्या और करण पापा का इंतजार अब दोनों ही पूरा हो गए हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत तपस्या कर ली और पापा ने आपका बहुत इंतजार। यहाँ अब अनिका रोहित का साथ देते हुए कहती है, हाँ हाँ माँ, मिस्टर मारवा बिल्कुल सच कह रहे हैं, आप प्लीज़ मान जाइए ना। देखो मुझे भी बहुत ही खुशी महसूस करनी है। जो मेरे बच्चों ने मेरे और मिस्टर मारवा की शादी के वक्त किया था वो मैं भी महसूस करना चाहती हूँ, प्लीज़ मान जाइए। यहाँ रोहित और अनिका का साथ देते हुए अब नानी माँ कहती है, स्वाति हाँ हाँ कह देना बेटा, देखो बच्चों ने तुम्हारे लिए कितना कुछ सोचा है। अरे सच में जो हम नहीं सोच पाए वो बच्चों ने तुम्हारे लिए सोचा है, इवन किया भी है। अब यहाँ पर ये बात सुनते ही तो अब स्वाति मल्होत्रा अब यहाँ पर कह देती है कि मैं कैसे, प्लीज़ प्लीज़ आप खुद ही बताइए ना। अब यहाँ पर लेकिन अब इन सबको फिर से ऐसा मासूम सा चेहरा देखकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है फिर अगर आप सभी यही चाहते हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इधर स्वाति की ये बात सुनकर तो सभी अब क्लैपिंग करने लगते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुश तो बच्चे थे। इधर अपने बच्चों के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर अब करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा दोनों के ही चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। लेकिन यहाँ पर अब वो दोनों अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, अब बर्थडे पूरा हो गया है ना, तो अब हम चलें, क्योंकि देखो आज के लिए सच में बहुत सारे सरप्राइज हो गए हैं। इधर ये बात सुनते ही रोहित मारवा कहते हैं, अभी तो आपका बर्थडे शुरू हुआ है, आइए आकर स्टेज के सामने बैठते हैं। ये कहते हुए रोहित अब अनिका के साथ जाने लगता है। तो वहीं इसी तरह से एक एक करके सभी उनके पीछे जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। तो वहीं अब चिराग अब स्टेज पर आकर कहता है, आपको क्या लगा पार्टी खत्म हो गई है? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट पार्टी तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि असली मजा तो पार्टी में अब आएगा। यहाँ स्वाति मल्होत्रा के लिए उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ने कुछ परफॉर्मेंस रेडी की है, सो प्लीज आप सभी बच्चों का वेलकम कीजिए अपनी तालियों के साथ। ये सुनते ही वहाँ पर सभी बच्चों के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। तो वहीं अब सभी बच्चे भी स्टेज पर आ जाते हैं और वो यहाँ पर अब अपना डांस करना शुरू कर देते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही उनका डांस खत्म हुआ तो यहाँ पर अब सभी अब उनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। ये सब देखकर तो अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, कभी सोचा नहीं था कि कभी इस पल को इस तरह से एंजॉय करूंगी। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया स्वाति मल्होत्रा के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख कर कहते हैं, तुम ठीक हो स्वाति? ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं जैसे इधर अब बच्चों का परफॉर्मेंस खत्म होता है तो वो सभी अभी स्वाति मल्होत्रा के पास आकर अब उन्हें एक हक कर लेते हैं। तो वहीं स्वाति भी अब उन्हें हक करते हुए ही कहती है, आओ बच्चों। यहाँ अब स्वाति ने ये कहा ही था कि तभी बच्चे एक एक करके अब करण और स्वाति के बीच में आकर बैठते जा रहे थे। यहाँ स्वाति अब एक कोने पर थी तो वहीं करण गुलेरिया अभी दूसरे कोने पर थे। ये देखकर तो वो दोनों ही अभी अपने मन में ही हंसने लगते हैं। तो यहाँ पर अब चिराग कहता है, वाओ लवली परफॉर्मेंस। अब बारी है देखने की कि करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा की कॉलेज लव स्टोरी को सुनने की, जिसे गाने के एक्ट में सुनाया जाएगा कि किस तरह से इन दोनों की मुलाकात हुई, किस तरह से ये एक दूसरे से प्यार करने लगे। जहां पर सबसे पहले आ रहे हैं आकाश गुलेरिया और मिसेस श्रेया गुलेरिया। इधर ये सुनते ही तो अब चिराग स्टेज को छोड़ देता है। तो वहीं कुछ ही देर में अब आकाश और श्रेया स्टेज पर आ जाते हैं, जहां आकाश अब करण गुलेरिया की तरह तैयार हुआ था जैसे करण गुलेरिया अपने कॉलेज के दिनों में हुआ करते थे। तो वहीं श्रेया अभी स्वाति मल्होत्रा की तरह है और उनके बीच में अब यहाँ पर डांस शुरू हो जाता है। साथ ही साथ उनके बीच में अब एक एक्ट भी चल रहा था कि आखिर कैसे करण और स्वाति एक दूसरे से मिले थे।
वहीं दूसरी तरफ इधर बैक स्टेज में अनिका अब रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, ये प्लान तो सच में बहुत ही अच्छा है, बट आपको क्या लगता है, क्या ये वर्क करेगा? ये सुनते ही अब रोहित कहता है, डोंट वरी अनिका, ये प्लान वर्क डेफिनेटली करेगा। और वैसे भी इन लेडीज़ की यही शिकायत थी ना कि इनके पार्टनर इन्हें टाइम नहीं देते हैं और इनके लिए कुछ स्पेशल नहीं करते हैं, तो बस वो आज इनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा। और ये सुनते ही अब रोहित कहता है, तो फिर आज इनकी शिकायतें चलो दूर कर ही देते हैं। और वैसे भी कल से सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 3 दिन के बाद तो शादी है ना। अब ये रोहित की बात सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ वो तो है मिस्टर मारवा। जहाँ एक तरफ अनिका और रोहित अपने प्लान को डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें आगे कब और कैसे और क्या करना है, तो यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के बर्थडे के का सेलिब्रेशन चल रहा था। तो वहीं इधर लंदन की एक लोकेशन पर नेत्रा यहाँ जोर जोर से हंसने लगती है और उसके सामने अब ढेर सारी मेडिसिन थी और पैकिंग पर अब यहाँ पर मल्होत्रा फार्मेसी लिखा हुआ था। उन मेडिसिन्स को देखकर अब नेत्रा अपने मन में ही कहती है, चलो मेरा पहला वार तो रानी साहिबा पर हो चुका है, अब देखती हूँ कि मैं उन्हें अब कौन बचा सकता है, क्योंकि वो रानी साहिबा मल्होत्रा फार्मेसी को बचाना चाहती थी ना। तो देखो अब उसे बचाने के चक्कर में अब उस रानी साहिबा के साथ पेरिस में क्या होगा। सच में मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। अब पेरिस का काम हो गया, अब बारी है रेखा मूर्ति की। इन्हीं के जरिए ही अब रिया मेरे पास होगी और रिया रोहित मारवा की कमजोरी है, ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ। तो रोहित मारवा भी रिया के आने के बाद खुद ब खुद ही हमारे कब्जे में आ सकता है। बस मुझे कुछ भी करके रोहित मारवा को अपने उस फैलाए हुए जाल में फंसाना है। ये जाल नेत्रा का है, इसलिए नेत्रा के जाल में। और वैसे भी रानी साहिबा एक तरफ अपनी प्रजा को यकीन दिलाएगी या फिर अपने दोस्त रोहित मारवा को बचाएगी। रानी साहिबा, आपको ये होली मुबारक हो, क्योंकि होली के लिए ये एक सबसे बेहतरीन तोहफा मेरी तरफ से। अब सच में मजा आएगा कि आप कैसे अपनी प्रजा को संभालेगी। बहुत जल्द आ रही है रेखा मूर्ति मेरे, बहुत जल्द आ रही हूँ। रेखा मूर्ति मेरा पहला हथियार बनकर सबके सामने आएगा। इसे कहते हैं दोस्त के रूप में दुश्मन, क्योंकि रेखा मूर्ति अब तक तो सबकी दोस्त थी, लेकिन जब वो मेरे सम्मोहन में आएगी तो वो सबकी दुश्मन भी जल्द से जल्द बन जाएगी। ये नेत्रा ऐसे ही है जो बिना सामने आए ही वार करना जानती है। रेखा मूर्ति बी रेडी, मैं आ रही हूँ। और ये कहते हुए ही नेत्रा जोर जोर से हंसने लगती है। इधर पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में आयशा की जब यहाँ पर अब आंखें खुली तो खुद को अपने रूम में देखकर अब आयशा एकदम से ही चौंक जाती है। और वो जब उठकर बैठ जाती है तो सामने सावित्री को देखकर अब आयशा मारवा कहती है, मुझे यहाँ से जाना है, मैं अब यहाँ पर एक पल और नहीं रुकना चाहती। देखो सावित्री, ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। ये कहते हुए ही अब आयशा अपने बेड से उठकर दरवाजे के पास जाने लगती है। तो वहीं सावित्री अभी आयशा को रोकते हुए कहती है, मैडम प्लीज़ रुक जाइए मैडम। इधर ये सुनते ही अब आयशा कहती है, मुझे उस बहरूपिया के यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना है, क्योंकि वो मेरा बेटा रोहित नहीं है, वो एक बहरूपिया है जिसने बस रोहित का रूप बनाया हुआ है। तुम अभी मेरे बेटे को फ़ोन करो सावित्री। इधर ये सुनते ही अब सावित्री कहती है, मैडम प्लीज़ पहले आप शांत हो जाइए, क्योंकि इस तरह से अगर आप पैनिक करेंगी तो आप फिर से बेहोश हो सकती हैं। ये सुनते ही आयशा मारवा कहती है, मैं कैसे शांत हो जाऊं सावित्री? अरे मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। मैं ना जाने कितने ही दिनों से किसी बहरूपिया को अपना बेटा समझ रही थी। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मुझे अब इस बहरूपिया के साथ अब और नहीं रुकना है। इधर ये सुनते ही अब सावित्री कहती है, मैडम आपको रोहित बाबा की कसम है, पहले आप शांत हो जाइए। इधर सावित्री की ये बात सुनते ही आयशा खुद को शांत करने लगती है, क्योंकि सावित्री ने आयशा को रोहित की कसम जो दे दी थी। तो वहीं अब सावित्री आयशा को इस तरह से थोड़ा सा शांत होता हुआ देखकर अब वो आयशा मारवा को उसके बेड पर बैठा देती है और अब वो भी अब पास में रखे हुए गिलास में पानी डालकर अब वो आयशा को देते हुए कहती है, मैडम पहले आप ये पानी पी लीजिए। और ये कहते हुए ही सावित्री आयशा को पानी का गिलास पकड़ा देती है।
तो वहीं आयशा भी अब उस गिलास को पूरे का पूरा पानी एक ही बार में पी जाती है। यहाँ आयशा को शांत देखकर अब सावित्री कहती है, मैडम मैं आपसे जो भी पूछूंगी आप उसका जवाब दीजिएगा और हाँ बिल्कुल सच सच दीजिएगा। ये सुनते ही अब आयशा कहती है, हाँ पूछो सावित्री क्या पूछना चाहती हो। ये सुनते ही अब सावित्री कहती है, मैडम यहाँ आने के बाद आपको कहीं से भी कोई भी खतरा महसूस हुआ है क्या, या किसी भी तरह का डर? क्योंकि देखो ये तो आप अब फील कर रही हैं, लेकिन जब जब आप ये सब नहीं जानती थी तो क्या उससे पहले ऐसा कुछ भी महसूस हुआ था। सावित्री की ये बात सुनते ही आयशा अब अपनी ही सोच में चली जाती है और अब वो कहती है, नहीं सावित्री मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इनफैक्ट यहाँ तो मुझे वो सुकून मिला है जो मैं कभी अपनी माँ के साथ महसूस करती थी। यहाँ पर रहना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अब यहाँ पर आयशा इतना ही कहती है और आयशा बिल्कुल ही खामोश हो जाती है। आयशा को इस तरह से खामोश देखकर अब ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल और दिमाग की में एकदम से एक जंग चल रही हो। अभी उसका दिमाग यहाँ से जाना चाहता था लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं यहीं पर रहना चाहता था। इधर आयशा को इस बात का भी अंदाजा भी नहीं था कि उसके और सावित्री के बीच की बातें इधर अपने रूम में बैठे हुए किंग सुन रहे थे। वो आखिर किंग भी तो जानना चाहते थे कि अभी होश में आने के बाद उनकी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ अब आयशा कहती है, ये पैलेस किसका है? क्या ये पैलेस रोहित का है? क्या वो मुझे यहाँ पर लेकर आया है? अब ये सुनते ही अब सावित्री कहती है, हाँ मैडम ये पैलेस रोहित बाबा का ही है। आप ज़्यादा मत सोचिए, आप प्लीज़ पैनिक मत होइए। ये सुनते ही आयशा सावित्री से कहती है, ठीक है सावित्री अगर तुम ये कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ। अभी तुम जाकर अपना काम करो, मैं ठीक हूँ। ये सुनते ही अब सावित्री कहती है, मैं आपके लिए भी खाना लेकर आती हूँ मैडम, आप कुछ खाएंगी ना? अब सावित्री की इस बात पर अब आयशा हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं सावित्री अब आयशा के रूम से बाहर निकलकर किचन की तरफ जाने लगती है। तो वहीं इधर अपने बेड पर बैठे हुई आयशा भी अपने दिमाग में यही सोच रही थी कि वो बेहरूपिया रोहित तो नहीं है, लेकिन वो फिर कौन है और उसका चेहरा कैसा है? वो रोहित के जैसा कैसे हो सकता है? क्या वो मेरे बच्चे अलेक्जेंडर के बड़ी हैं? अगर ऐसा है भी तो उनका चेहरा कैसा है? ये सोचते हुए ही आयशा अब अपनी यादों में चली जाती है। जब से वो यहाँ पर आई थी उसे एक पल के लिए भी यहाँ पर किसी खतरे का बिल्कुल भी एहसास भी नहीं हुआ था। आयशा को वो सब कुछ याद आता है कि आखिर कैसे वो आयशा के बालों में तेल लगाते थे और उसके लिए खाना बनाते थे। एक एक चीज आयशा को अब यहाँ पर किंग के द्वारा की गई याद आने लगती है। इधर कुछ देर तक सोचने के बाद यहाँ पर अब आयशा यही सोचती है, एक बार मैं इस बहरूपिये का चेहरा देख लूँ, उसके बाद ही अब मैं अपने बेटे को बताऊंगी। और ये वाकई में मेरे शुभ चिंतक हुए तो मैं उनसे कहूँगी कि वो मेरे पापा को ढूंढने में मेरी मदद करें। और वैसे भी मेरी यहाँ पर करण गुलेरिया से तो इसके बारे में और वैसे भी मेरी यहाँ पर आने के बाद करण से तो कोई बात हो ही नहीं रही है। पता नहीं उन्हें मेरे पापा के बारे में कुछ पता भी चला है या नहीं, मुझे तो अभी तक ये भी पता नहीं चला है। और वैसे भी यहाँ तो खुद अनिका भी आई थी और अनिका ने भी मुझे फ़ोन पर बात की थी। तो इसका तो फिर यही मतलब है ना कि जिसे मैं गलत समझ रही हूँ उसे मेरी बेटी ने मेरे प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास रखा हो। क्योंकि अगर ये मेरे लिए डेंजर होता तो वो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर इस तरह से नहीं छोड़ती। इसलिए अब मुझे रहकर अपने पापा को ढूंढना ही होगा, चाहे वो इस दुनिया में हो या नहीं। कम से कम अगर वो इस दुनिया में नहीं होंगे तो भी मैं कम से कम अपने पापा का नाम तो जान पाऊंगी। जहाँ एक तरफ आयशा भी अपनी ही सोच में थी तो वहीं दूसरी तरफ इधर किंग अपने फ़ोन से अब अपने स्टैचू को कॉल लगा देते हैं। कुछ ही देर के रिंग के बाद जब वो सामने से आवाज़ आती है तो अब वो यहाँ पर आकांक्षा कहती है, हेलो किंग। अब स्टैचू की इस बात पर किंग कहते हैं, बी रेडी, कल हमें वहाँ पर जाना है, तुम मुझे वहाँ पर मिलोगी। ये सुनते ही अब स्टैचू भी कहती है कि बेंगलोर में किंग आप अपने इनविजिबल चोपर से वहाँ पर आ जाइएगा, मैं आपको वहीं पर ही ज्वाइन करूँगी। आकांक्षा की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, ओके कल मिलते हैं। और ये सुनते ही अब स्टैचू कहती है, किंग मैंने आपको
मैंने आपको प्रोफेसर वांगापटू की रिपोर्ट दी है। आगे आगे क्या करना है? अब यहाँ पर स्टैचू की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, अभी तो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट्स ही किया जा सकता है, उसके अलावा अभी और कोई सर्जरी उनके ऊपर परफॉर्म करना भी ठीक नहीं है। अगर सर्जरी परफॉर्म हुई तो वो कोमा में जा सकते हैं, क्योंकि वो जितनी अभी उनकी एज है उसके अकॉर्डिंग ये उनके लिए डेंजरस हो सकता है। इधर ये सुनते ही अब स्टैचू कहती है, ओके किंग, मैं इस बात पर ध्यान दूंगी। और किंग अब कहते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं। और ये सुनते ही अभी वो स्टैचू भी कहती है, ओके किंग। यहाँ किंग अब अपने फ़ोन को ये कहकर डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब वो यहाँ पर यही सोचते हैं कि कल मुझे वहाँ जाना ही होगा, और वो भी हर हाल में। वैसे भी मैंने अभी तक अपनी इस जिम्मेदारी को रोहित को नहीं दिया है, मैं खुद वहाँ पर जाता हूँ, और वैसे भी सनराइज से पहले मुझे वहाँ जाकर वहाँ से आना भी है। यही सोचकर अब किंग अपनी बालकनी के पास जाकर खड़े होकर अभी आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपने बिना कुछ सोचे समझे मुझसे और अनंता से आप नाराज हो गए थे। एक बार हमें अपनी बात कहने का मौका तो देते। यहाँ किंग अभी अपने ही ख्यालों में थे और वो भी यहाँ पर भीमेश्वरी गांव में जाने की प्लानिंग कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ इधर ब्रह्मपुत्र एकेडमी में बलबीर सर अभी अपनी ही सोच में थे कि तभी अब उनके कानों में एक आवाज आती है, जो कि अभी कह रहे थे, बलबीर सर, मैंने आपकी पैकिंग कर दी है। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप हर साल कल के दिन वहाँ पर क्यों जाते हैं? वैसे हम भी तो उस गांव से ही होकर आए हैं। ये सुनते ही अब बलबीर सर कहते हैं, कल का दिन हम सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही ज़रूरी दिन है। खैर, कल मेरे वहाँ जाने का इंतज़ाम कर देना, और हाँ, ज़रा उस सुखवीर को फ़ोन करके याद दिला देना कि कल वो भी वहाँ पर आ जाए, क्योंकि वो इतना ही भुलक्कड़ है और हमें गुरुदेव को श्रद्धांजलि भी तो देनी है, क्योंकि कल ही के दिन हमारे गुरुदेव की मृत्यु हुई थी। इधर ये सुनते ही अब सूरज कहता है, सर, आप खुद ही उन्हें फ़ोन कर दीजिए ना, और वैसे भी आप दोनों तो अब दोस्त बन गए हैं। ये सुनते ही अब बलबीर सर गुस्से से सूरज को देखते हुए कहते हैं, हम दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं। तुम जाओ, जाकर उससे फ़ोन कर दो और जाओ यहाँ से। ये सुनते ही अब सूरज कहता है, ठीक है सर, और ये कहते हुए ही सूरज वहाँ से जाने लगता है। तो वहीं बलबीर सर अब अपने मन में सोचते हैं, मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं जो गुरुदेव के स्टूडेंट हैं, वो सभी मिलते हैं, लेकिन किंग, और सबसे बड़ी बात, वो मेरा आम चोर दोस्त सिकंदर, वो कहाँ है? वो भी जिंदा भी है या नहीं? क्योंकि इतने सालों में ना तो कभी किंग मिला है और ना ही वो सिकंदर। यहाँ बलबीर सर अभी अपनी ही सोच में थे। तो वहीं अभी दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस के फार्म हाउस पर सभी ने अपने अपने परफॉर्मेंस दे दिया था। तो यहाँ पर अब बारी थी रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया की। यहाँ अनिका को देखकर तो अब स्वाति को ये लग रहा था कि मानो वक्त एक बार फिर से पीछे चला गया हो। यहाँ अनिका और रोहित का परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। अनिका और रोहित के डांस स्टेप और उनकी केमिस्ट्री देखकर तो अब सभी बस उनके डांस में ही कहीं खो से जाते हैं, और जैसे जैसे ये डांस आगे बढ़ता है वैसे वैसे सभी लोग बस उनके डांस को ही देख रहे थे। उन्हें ऐसे लग रहा था मानो रोहित और अनिका दो अलग अलग नहीं बल्कि एक जान ही है। जहाँ यहाँ जैसे ही अब उनका डांस खत्म होता है वैसे ही अब सभी लोग वंस मोर कहने लगते हैं। ये देखकर तो अब रिया तो अब खुशी से क्लैपिंग ही करने लगती है, और अब वो अपने नाना नानी से कहती है, अब देखो, मॉम और डैड ने भी डांस कर दिया है, इसलिए नानू एंड नानी माँ अब आप दोनों की बारी है, क्योंकि अब आप दोनों को भी एज ए कपल डांस करना होगा। और हाँ, आप दोनों को मॉम और डैड से भी अच्छा डांस करना है, ताकि सब आपके लिए भी इतनी जोर से ही क्लैपिंग करें। रिया की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया अब अपने मन में ही कहते हैं, ये रोहित मेरा बेटा है या मेरा कंपटीटर? अरे हर बार ऐसे पता नहीं कैसे मेरा एक कंपटीटर बनकर आ जाता है। खैर, मैं स्वाति से उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं स्वाति से उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं अनिका से करता हूँ। ये कहते हुए करण गुलेरिया अब कहते हैं, चले स्वाति। और ये सुनते ही अब स्वाति भी कहती है, करण, इस उम्र में वैसा डांस क्या तुम कर पाओगे जैसा कि अभी रोहित ने किया है?
ये सुनते ही तो मानो करण के तन बदन में आग लग गई थी, क्योंकि जब भी स्वाति यहाँ पर रोहित के बारे में कोई भी प्रशंसा करती, अब तो सच में करण को रोहित का नाम सुन सुन के जलन सी होने लगी थी। लेकिन अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती हो स्वाति, मैं अभी भी जवान हूँ, अब चलो। और ये सुनते ही स्वाति मल्होत्रा अब अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और अब वो दोनों एक साथ स्टेज पर जाने लगते हैं और इधर अब उनका डांस भी शुरू हो जाता है। तो वहीं अनिका और रोहित दोनों ही साथ में बैठ जाते हैं और वो भी अब करण गुलेरिया अब स्वाति मल्होत्रा का डांस एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पर अब सभी करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा का डांस की तारीफ करने लगते हैं। यहाँ किशन मामा अंजलि मामी से कहते हैं, करण गुलेरिया को देखकर ही शायद ये डायलॉग बना है, एज इज जस्ट ए नंबर, क्योंकि देखो इस उम्र में भी ये दोनों ऐसे कर रहे हैं जैसे अभी ये दोनों जवान ही हो। सच में इन दोनों ने एज को पीछे छोड़ दिया। ये सुनते ही अंजलि मामी कहती है, वैसे तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आज भी इन्हें साथ देखकर सच में वही खुशी मिल रही है जैसे सालों पहले मिलती थी।